नमस्कार। राधे राधे। चलिए 9 मार्च का जो है करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में या आपके किसी भी क्षेत्र का अगर कोई गुरु है, आप जिसको गुरु मानते हैं, जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं आप पौधे हैं, आप वृक्ष हैं जिनकी रक्षा वो लोग हैं, वो लोग यानी माली। जैसे माता पिता हुए, गुरुजन हुए, कुछ बड़े जो हमारे आशीष हमको दिए हुए हैं जब से, तो वो जो है हमारे माली हैं और हम उनके छोटे छोटे पौधे या वृक्ष हैं जिनके कारण हम बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, जिनमें वृक्ष में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हम लोग अपने सफर में जो है आगे बढ़ पा रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी जाएंगे। अगर वो लोग नहीं हो, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास गुरु नहीं है, जिनके पास दादी जी, दादाजी, ये सब जो बड़े लोग हैं, इनका आशीर्वाद नहीं है, उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं हमसे कुछ अलग है। ठीक है, आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। आशीर्वाद सिर्फ वर्ड नहीं है। आप अगर इसको महसूस कर पा रहे हो, जैसे अगर मेरे घर में दादी दादाजी हो, मैं शाम को जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, वो लोग भी एक अलग ही उनका दुलार रहता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस होती है। कहीं भी जा रहे हैं, चलो दादी को साथ में ले जाएं। कुछ कुछ लोगों की दादियां साथ में रह रही होंगी आपको पढ़ाने के लिए, कोई कोई की दादाजी रह रहे होंगे, तो बहुत अमूल्य चीजें हैं जिनको सिर्फ मैं अपने वर्डों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकती, आप सब महसूस कर पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब वो लोग हैं तो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए, और जिनके पास नहीं है ऐसी प्रार्थना करिए कि हम उनका आशीर्वाद किसी दूसरे, जैसे गुरु है, गुरु को ना छोड़ें। ठीक है, तो इन सब का सम्मान करें और अपनी जो है लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। चलिए देखिए, इतिहास देख लेते हैं हम। जो 9 मार्च का है उसका इतिहास देखते हैं क्या है। 9 मार्च 1915 में क्या हुआ? भारत के प्रसिद्ध हिंदी अर्थशास्त्री डॉक्टर नागेंद्र, क्या नाम है, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म हुआ था। ये क्या कौन थे भाई? हिंदी अर्थशास्त्री थे जिनका जो है जन्म हुआ था, उनका नाम है नागेंद्र। कब हुआ था? 9 मार्च 1915। ठीक है, चलिए 1776 में क्या हुआ? अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। कौन है भाई? एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्री थे, जो प्रसिद्ध पुस्तक, उनकी कौन सी पुस्तक थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये प्रसिद्ध पुस्तक है, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन हुआ 1776, 9 मार्च 1776 को इस बुक का प्रकाशन हुआ, जो किसने लिखी? स्मिथ के द्वारा। चलिए 1860 में, कब भाई? 1860 में जो है जापान ने पहली बार अमेरिका में अपना राजदूत नियुक्त किया था। जापान ने पहली बार अमेरिका में, जापान के जो देश है अपना अपने देश का एक राजदूत रखते हैं, तो जापान ने जो है अमेरिका में एक राजदूत नियुक्त किया था पहली बार। ऐसा इतिहास है 1860 में। ठीक है, 9 मार्च 1860 में ऐसा हुआ था। फिर 1968, कब भाई? 1968 में है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, अज्ञातकार और पत्रकार हरि शंकर शर्मा का निधन हुआ। कौन कौन थे भाई? इनने बहुत अच्छी अच्छी, मतलब ये महान व्यक्ति थे, क्योंकि ये साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। उनका नाम क्या था? हरिशंकर शर्मा। हरिशंकर शर्मा जो है उनका निधन हो गया था 1968, 9 मार्च 1968 को ऐसा हुआ। चलिए अब जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा इंदिरा रंपा आवास योजना कब शुरू की जाएगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च। क्या पूछा गया है? हाल ही में तेलंगाना सरकार, कौन सी सरकार के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा अम्मा, हम जिसको अगर हम संधि विच्छेद करें, इंद्र अम्मा, मतलब इंदिरा अम्मा जो है, एक नाम की एक आवास योजना जो है, उन्होंने कौन सी सरकार में? तेलंगाना सरकार ने। वो कब से शुरू की जाएगी? इसका जो आंसर है वो है 11 मार्च। 11 मार्च को जो है इंदिरा अम्मा जो है, तेलंगाना सरकार की एक स्कीम है या योजना है, इसके तहत जो है आवास उपलब्ध करे जाएंगे। आवास है, जैसे हमने पीएम आवास योजना हमने पढ़ी है, ऐसी इसी की तरह से जो है, इसी धुन में या इसी की तहत पर चलने वाली ये योजना है जो तेलंगाना सरकार स्टार्ट करने 11 मार्च को ये स्टार्ट करेगी। इसके अंतर्गत जो है 3500 आवास बनाए जाएंगे। कितने? 3500 आवास बनाए जाएंगे, और जिनके पास पहले से जमीन उपलब्ध है, ठीक है, अभी ये आवास है, उनके पास जमीन नहीं है, तो उनकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। अब दूसरी बात किसकी आती है? जिनके पास जमीन पहले से
है, जो घर बनाना चाहते हैं उनको इस योजना के तहत 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिनके पास पहले से प्लॉट रखा हुआ है, बस उनको बनवाना है, तो उनके लिए सहायता कितने की दी जा रही है? 5 लाख रुपए की। और आवास योजना में आपने देखा हो, पीएम आवास योजना आपने यहीं कहीं भी देखा हुआ, तो उसके ऊपर लिख रहे हैं बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो उसी के तहत पे चलने वाली तेलंगाना सरकार की योजना है। और तेलंगाना सरकार जो है वो उसके प्रमुख कौन है? उनके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आईएफएल फाइनेंस पर स्वर्ण ऋण पर रोक लगा दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस बैंक ने? ये तो इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, किस बैंक ने जो है वो आईएफएल, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इम्प्रो लाइन फाइनेंस लिमिटेड। क्या नाम है भाई? लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, इंडिया इम्प्रो लिखिए, इंडिया इम्प्रो लाइन फाइनेंस लिमिटेड पर जो है स्वर्ण ऋण पर रोक लगा दी है। स्वर्ण यानी सोने, हमने पढ़ा था गोल्ड ऋण, जो जिसको हमने कल परसों भी पढ़ा था, उस पर हम गोल्ड पर जो हम ऋण लेते हैं उस पर रोक लगा दी है। वो भी किसने लगाई? आप सभी को पता है। जुर्माना कौन लगाता है? उसकी जांच पड़ताल कौन करती है? देख रेख कौन करता है? राष्ट्रीय बैंक है हमारा, कौन सा? आप सभी को पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ऐसा काम करता है। और इसने इंडिया इम्प्रोलाइन फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आईएफएल फाइनेंस का जो है स्वर्ण ऋण का जो एक योजना थी उसको खत्म कर दिया है। आप गोल्ड पर जो है ऋण नहीं ले सकते, क्योंकि जांच पड़ताल पे इन्हें कुछ कमी पाई गई होगी, आरबीआई ने जांच करी तो इस पर जो है कोई कमी पाई गई, या फिर किसी नियम का इन्होंने पालन नहीं किया होगा, तो इस स्कीम को इन्होंने खत्म कर दिया। वो भी किसने? आरबीआई। अब आरबीआई को हमने बहुत दिन से पढ़ा नहीं है, बहुत दिन बाद बात नहीं हुई, तो आप सभी कमेंट में पढ़ तो हमने सब लिया, पर आप सभी याद करके आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रमुख अभी कौन है, आप सभी कमेंट में लिखेंगे। आरबीआई की पूरी डिटेलिंग, स्थापना, मुख्यालय और इसके प्रमुख कौन है, अभी आप सभी इसका कमेंट में आंसर लिखेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मनसुख मंडाविया, सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अमित शाह। क्या पूछा गया है? हाल ही में नई दिल्ली, कहां पर? नई दिल्ली में जो है आयुष आईसीएमआर उन्नत, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? भारतीय आयुष विज्ञान अनुसंधान केंद्र। क्या है? आप लिख लीजिए, या फिर एक बार देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। ठीक है, मतलब ये स्वास्थ्य से संबंधित है, जो प्राचीन चिकित्सा है उससे संबंधित है। क्या है भाई? आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? इसके अगर आपको मंत्रालय के मंत्री पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, पर इसमें कंफ्यूजन की भी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने जो है, चलो हमने ये दो क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है हमने दो काट लिए कि पीयूष गोयल, अमित शाह। पीयूष गोयल आपको पता है वाणिज्य मंत्री हैं, और अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, क्या? मनसुख मंडाविया और सर्बानंद सोनोवाल। अगर इसके ऑप्शन आप देखें तो आप इसका आंसर क्या लगाते? सर्बानंद सोनोवाल, पर इसका आंसर ये नहीं है। क्यों लगाते सर्बानंद सोनोवाल? क्योंकि ये आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, पर ये जो कार्य है इन्होंने नहीं किया, ये किसने किया है? मनसुख मंडाविया। इसका सही आंसर क्या है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने क्या किया है? नई दिल्ली में आयुष भारतीय आयुर्विज्ञान और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, मनसुख मंडाविया। अब इन्होंने किस अधिकार से ये केंद्र स्थापित किया? ये इस अधिकार से किया है क्योंकि ये जो है साइड में इनको अतिरिक्त प्रभार किसका मिला है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। ये कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वाभाविक सी बात है स्वास्थ्य भी इसमें आता है, ठीक है, पर ये आयुष मंत्रालय के तो कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल। तो इनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है। नई दिल्ली में एम्स, आप सभी ने सुना हो, एम्स में बहुत अच्छा इलाज होता है, पर उसमें जो आपको, अगर आपको इलाज कराना है तो बहुत पहले से उसमें आपको नंबर लगाना पड़ेगा, तब बहुत दिनों बाद आप उसको उसमें दिखा सकते हैं। एम्स में बहुत अच्छा इलाज होता है, जैसे नागपुर में भी एक एम्स है, जोधपुर में भी एम्स है, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा इलाज होता है। वहाँ पर एक स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च का कोई केंद्र खुलाया गया है, वो भी किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा। चलिए, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री हैं।
चलिए, ये देखिए मैंने अभी बताया आपको कि दिल्ली में आप सभी जानते होंगे, जोधपुर में भी एम्स है, नागपुर में भी और ऋषिकेश यहाँ पर भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, क्रम से स्थापित किए जाएंगे। ऋषिकेश में भी एम्स है, नागपुर में भी, जोधपुर में भी, तो ये एम्स जो केंद्र है रिसर्च के वो भी स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। अगर आपको पता है जिंदल से संबंध आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। इसका क्या आंसर है? हरियाणा। जिंदल स्टेनलेस जो लिमिटेड है वो कहाँ पर है भाई स्थापित होने वाला है? हरियाणा। अब हम इसको देख लेते हैं, ये है क्या? स्टेनलेस स्टील, ये जो है एक मिश्र पदार्थ, मिश्र धातु है, जिससे अगर आप इससे क्या है, इसमें गर्मी से भी आप बच सकते हैं, गर्मी भी ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं करती, और इसमें जंग लगने के भी बहुत कम चांस होते हैं। आपने देखे होंगे अपने घर में भी यूज करते हुए, इसमें जंग के कोई चांस है ही नहीं। तो इसको बहुत पसंदीदा जो है एक मिश्र धातु के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है, ये बहुत अच्छी अच्छी धातुओं से मिलकर बना है, जिससे जो है जंग लगती नहीं है और गर्मी को भी ये सहन कर जाता है। इसलिए घरों में और अत्यधिक आपने देखा हो इसका उपयोग अत्यधिक है। ठीक है, तो भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, अब हम इसके बारे में बात कर देते हैं। भारत में पहले हाइड्रोजन प्लांट क्या है भाई? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इसमें होता क्या है कि जल को जो है, जल किससे भाई? H2, तो O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, इनको तोड़ने का काम किया जाता है। इनको तोड़ने का काम किया जाता है कि ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, और उससे उत्पन्न जो हाइड्रोजन होती है वो बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन है। इसीलिए और उस हाइड्रोजन का हम उपयोग क्या करते हैं कि जिससे हम अगर उसका उपयोग करें तो उससे प्रदूषण बहुत कम होता है। तो हम अब आपने अधिकतर क्वेश्चनों में देखा हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग कर सके जिससे प्रदूषण नाम मात्र हो। नाम मात्र यानी हमारे जल में कोई उसमें ज्यादा इफेक्ट करे ना। तो और अब मैंने प्रक्रिया बता दिया, जो जल है उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग किया जाता है, और इससे इस प्रोसेस में हाइड्रोजन जब अलग हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके द्वारा हम ये काम करते हैं। तो ये कहाँ पर खोला गया है? स्टेनलेस लिमिटेड जो है हरियाणा, और उसका नाम क्या है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में हैदराबाद के पास संगारेड्डी में 6800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। बताइए क्या पूछा गया है? पीएम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने किस राज्य में, हैदराबाद से आपको समझ में आएगा कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। हैदराबाद के पास संगारेड्डी में जो है 6800 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आपने देखा हो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि विकास परियोजनाओं का कभी गुजरात में अनावरण हो रहा है, बहुत सारी परियोजनाओं का कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ऐसी हम बात कर रहे हैं तेलंगाना। कहां पर भाई? इसका आंसर क्या है? तेलंगाना में जो है विकास परियोजनाओं के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं कितने? 6800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन परियोजनाओं के विकास के लिए, इस पे कार्य करने के लिए कितने रुपए का अनावरण किया है? 6800 करोड़ रुपए का अनावरण किया है। और देखिए इससे एक और बात और सुन लीजिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हैदराबाद में कौन सा? बेगमपेट हवाई अड्डा। कौन सा भाई? बेगमपेट। आपने बहुत सारी बार पढ़ा है, बहुत बार आया है बेगमपेट, इसको स्पेशल याद रखें। वहाँ हवाई अड्डा जो है उन्होंने वहां पर क्या किया है? नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। क्या? कौन सा केंद्र? नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो है। नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र स्थापित हैदराबाद में हुआ है, बेगमपेट। और किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया है। और साथ ही में संगारेड्डी भी कहाँ है? तेलंगाना में। संगारेड्डी एक जगह है, वहां पर उन्होंने ये अनावरण किया कि 6800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। ये कहाँ पर है भाई? दोनों जगह, ये दोनों जगह जो है तेलंगाना से संबंधित है। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? सरकार ने हाल ही में कितनी और वस्तुओं में
डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं 9, 11, 14, 15। क्या पूछा गया है? सरकार ने हाल ही में कितनी और वस्तुओं में डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति दी है? किसकी बात चल रही है? डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति दी है भारत सरकार के द्वारा कितनी वस्तुओं पर या कितनी भी उत्पादों पर? तो इसका जो आंसर है 11। सेबी, सेबी नाम आपने सुना हो, ये भारतीय सरकार की एक कंपनी है। सेबी आप सभी ने सुना हो, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक संस्था है सेबी। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कब भाई? 1992 में जो है सेबी की स्थापना हुई। किसकी? सेबी की जो है स्थापना इसकी हुई। और ये जो है हमारे भारत में निवेशकों की सुरक्षा करती है। अगर मैं किसी कंपनी में पैसे लगा रही हूँ तो उसको सुनिश्चित करती है कि वो कंपनी कैसी है, आपको दर्शाएगी ये कंपनी ऐसी है, आपका पैसा कहीं घाटे में ना चला जाए। तो कंपनियों को मतलब हितकारियों को, जो निवेशक है, मतलब मैं निवेश कर रही हूँ किसी भी कारोबार में, किसी भी उसमें, तो हमारे लिए बहुत सारे नियम और उस कंपनी की जानकारी और वित्तीय सहायता के लिए बहुत सारे काम करती है सेबी। ये भारत सरकार के द्वारा चलने वाली एक संस्था है या कंपनी है, उसका नाम क्या है? सेबी। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी के द्वारा जो है 11 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 11 वस्तुओं को जो है डेरिवेटिव कारोबार की अनुमति दी है। अब हम ये और सुन लेते हैं डेरिवेटिव कारोबार होता क्या है। इसका मतलब ये है कि हमने एक राशि पहले से ही तय कर ली। जैसे मुझे और आपको व्यापार करना है तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं ये वस्तु जो है मतलब 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले में, एक हम उदाहरण ले रहे हैं कि अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं इतने मूल्य से आपको मतलब ये वस्तु लूंगी, और आप भी उससे स्वीकार हो चुके हैं कि हाँ ये वस्तु मैं उनको इतने रुपए में दूंगा। तो अब वो तय हो चुकी है। अब वो भले वो वस्तु मुझे 100 दिन बाद मिले, 200 दिन बाद मिले, पर मैं उसी मूल्य से खरीदूंगी जिससे मैंने आपसे डील करी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव कारोबार। तो जो है कितनी वस्तुओं पर है भाई? सरकार के द्वारा 11 वस्तुओं पर ऐसा निर्णय लिया गया है। वो भी किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, क्योंकि ये भारत सरकार की अधीन चलने वाली एक संस्था है या कंपनी है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजेश मल्होत्रा ने किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? क्या नाम है? ब्रजेश मल्होत्रा। क्या नाम है? ब्रजेश मल्होत्रा को जो है किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया है? इसका जो आंसर है वो बिहार। बिहार राज्य के मुख्य सचिव के तौर पर कौन पदस्थ हो चुके हैं? ब्रजेश मल्होत्रा। अब ये मुख्य सचिव का कार्य क्या होता है? मुख्य सचिव का कार्य ये होता है राज्य सरकार और भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसके बीच में एक अधीनस्थता रखता है और उनके बीच के जो वार्तालाप है उसको सहज करता है, और बहुत सारी क्रियाकलाप में जो है सरकार और राज्य सरकार का नेतृत्व भी जो मुख्य सचिव है वो करता है। अब जो है बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन है? ब्रजेश मल्होत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लाइसेंस एंड ट्रोबो द्वारा किस राज्य में हरित हाइड्रोजन संयंत्र में चालू किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मणिपुर। क्या पूछा गया है? पहला स्वदेशी निर्मित। ये पहला स्वदेशी, इसको स्पेशल याद रखें कि मतलब ये पहला स्वदेशी हमारे भारत में ही बनाया गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लाइसन। क्या है भाई? इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसन जो है वो पहला भारत में बनाया गया है। और वो किस राज्य में हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो गुजरात। गुजरात राज्य में ऐसा होने वाला है जो भारत का पहला बनने वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर होगा, जिसके द्वारा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और अभी इसके बारे में हमने पहले भी अभी तीसरे क्वेश्चन या चौथे क्वेश्चन में बात करी, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि ये जो किस राज्य में है भाई? गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। 1 मेगावाट की रेटेड बिजली क्षमता वाला, भैया कितनी मेगावाट? ये एक ही है क्या? हाँ ठीक है, चलिए इसमें और देख लेती हूँ। इसमें एक लिख रहा है, ठीक है। 1 मेगावाट की रेटेड बिजली क्षमता वाला इलेक्ट्रोलाइजर 200 NM3 प्रति घंटा हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। मतलब ये जो संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है वो कितनी भाई? 200 NM3 प्रति घंटा जो है हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। इसमें इतनी क्षमता है, 1 मेगावाट की रेटेड जो बिजली क्षमता है इसकी है। ठीक है, ये जो गुजरात में स्थापित होने वाला है। कहाँ भाई? गुजरात में ये स्थापित होने वाला है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या है? हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, भूटान। क्या पूछा जा रहा है? भारत और कौन सा देश? भारत और कौन सा देश जो है डिजिटल पेमेंट
पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल जो है उसके साथ जो है पेमेंट का सुविधाजनक मार्ग बनाना इसका उद्देश्य है। कहने का मतलब नेपाल और भारत में जो है डिजिटल भुगतान के लिए एक दूसरे का माध्यम सुगम करना, या बहुत सरल तरीके से हम एक दूसरे को प्रति हम भुगतान के प्रति नेपाल और भारत में बहुत सुविधाजनक जो है पेमेंट हो सके, उसके लिए ये एक सुविधा है। डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर बनाया गया है भारत और नेपाल के द्वारा। जो डिजिटल हम भुगतान करते हैं यूपीआई के द्वारा किसी भी हम डिजिटल माध्यम से, तो वही भारत और नेपाल के बीच में ये कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है और डिजिटल पेमेंट को ये सुगम बनाने के लिए इसका एक उद्देश्य है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, दुबई, पेरिस, लंदन, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? हाल ही में दुनिया की पहली जेट रेस जो रेस है उसका आयोजन कहाँ किया गया? ये दुनिया की पहली है और इसका जो आयोजन किया गया दुबई में इसका आयोजन किया गया। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो पीछे एक आयरन मैन की तरह, आयरन मैन जैसे लगाता है, आयरन मैन की तरह ऐसा भारी सा कुछ लगाते हैं और उड़ते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा सिस्टम है, उसमें उड़ते हैं। और अगर जो नहीं उड़ान भर पाया तो वो नीचे पानी होता है, उसके अंदर वो डूब जाता है। तो ये एक रेस है, कौन सी? जेट सूट रेस। ये दुनिया की पहली रेस है और वो भी कहाँ स्थापित हो गई थी, सॉरी कहाँ आयोजित हुई? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। चलिए इसको देखने में इतने मजे आ रहे थे, उन लोगों को करने में तो बहुत मजे आ रहे होंगे। आप इसको गूगल पे सर्च करके जरूर देखें, जेट सूट रेस। ठीक है, दुबई में अभी इसका आयोजन हुआ था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए कल का जो क्विज है हम वो देख लेते हैं, उसका आंसर देखिए। युवाई, देखिए पहले आप ये समझिए ये है क्या? ये एक पहल है। ये क्यों पहल, ये किसका उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इससे संबंधित जो है हमारे स्कूलों के बच्चों को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो, इसके बारे में नॉलेज हो कि ये है क्या। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके मामले में हम हर तरीके से हर कोई एआई का ही उपयोग कर रहा है। अगर हम उसी से अछूते हो जाएंगे, उसी को हम नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे कार्य करेंगे? तो स्कूलों में एक पहल चलाई गई है युवाई करके, जो है 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। कब से? 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए नॉलेज रखना, उनको बताना कि एआई है क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे कार्य करती है, इसके द्वारा क्या क्या कार्य किया जा सकते हैं, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी पूरी जो नॉलेज है वो 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को दी जाती है। ये एक स्कीम है, ठीक है, और ये एक सम्मेलन है। ठीक है, जीपीआई जो है शिखर सम्मेलन की प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था तथा युवाई पहल के विजेताओं एवं स्टार्टअप द्वारा अपने एआई मॉडल का समाधान प्रदर्शित किए गए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल समावेश को बढ़ाने के लिए डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का ऐसा बोला। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप सभी जानते हैं ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो आजकल प्रमुख में ही है। उसके अलावा आप रील्स चलाते होंगे तो आपने मोदी जी को गाना गाते हुए देखा हो, हिलते हुए देखा, डांस करते हुए देखा हो, तो ये एआई का कमाल है। ठीक है, चलिए, और किसी उनकी आवाज में कुछ और बोलते हुए, तो एआई बहुत सारी अभी जो है चरण छू रहा है। उसके अलावा अगर इसकी नॉलेज अगर बच्चों को होगी तो वो और कुछ भविष्य में बेहतर कर पाएंगे, और अगर इससे अछूते रहे तो मतलब उनकी जो है विचार क्षमता अभी से बढ़ाने की कोशिश इस पहल की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो क्विज है आपको आंसर देना है। उसका क्विज क्या है? हाल ही में लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट, एआई आपको अभी बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसका एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? जेमिनी, को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे और फिर कल मिलती हूँ इसी के साथ। राधे राधे।